नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे। मेवाड़ राज्य के इतिहास के अंतर्गत हमने जो मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में मेवाड़ के जो बाकी राजा हैं उनके बारे में हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का जो शासनकाल था वो 1652 से लेकर 1680 तक था। उसके पश्चात महाराणा जयसिंह का शासनकाल आएगा। महाराणा जयसिंह का शासनकाल होगा 1680 से लेकर 1698 तक। महाराणा जयसिंह के शासनकाल की जो प्रमुख बात है वो ये है कि इनका जो राज्याभिषेक है वो राजसमंद में हुआ। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? राजसमंद में। और इसके अलावा इनकी विशेष बात यह है कि इनसे पहले के जो राजा थे, इनके पूर्वज थे, इन्होंने अपने पूर्वजों की नीति का परित्याग किया। ठीक है, तो पूर्वजों की नीति का परित्याग करके यानी उसको छोड़कर 1681 में जजिया करके बदले जो 3 इलाके थे, मांडलपुर और बदनौर, ये तीनों आजकल भीलवाड़ा में पड़ते हैं, ये किसको दे दिए? मुगलों को दे दिए। ठीक है, यानी अपने पूर्वजों की नीति का परित्याग किया और 1681 में जजिया करके बदले इन्होंने मांडलपुर, बदनौर किसको सौंप दिया? मुगलों को सौंप दिया। ठीक है, और यानी कहने का मतलब जजिया कर माफ हो जाएगा, इसके बदले मांडलपुर, बदनौर किसके हिस्से में चले गए? जयसिंह के हिस्से में चले गए। महाराणा जयसिंह के शासनकाल की प्रमुख बात यह है कि 1687 से 1691 अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत गोमती नदी के पानी को रोककर, कौन सी नदी? गोमती नदी के पानी को रोककर इन्होंने कौन सी झील का निर्माण करवाया? जयसमंद झील का निर्माण करवाया। ठीक है, जयसमंद झील जिसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये जयसमंद झील है और इसका निर्माण महाराणा जयसिंह के शासनकाल में हुआ था। जयसमंद झील, इसमें कुल 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? 7 टापू हैं और 7 टापुओं में सबसे बड़ा इसका नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा भी ध्यान रख लेंगे, उसका नाम है प्यारी। तो ये इनके शासनकाल की कुछ प्रमुख बातें हैं, कोई विशेष चीजें नहीं है जो आपको कंफ्यूज करें। 1680 से 1698 के मध्य महाराणा जयसिंह का शासनकाल रहा। इनका राज्याभिषेक राजसमंद में हुआ। अपने पूर्वजों की नीति को छोड़कर इन्होंने जजिया कर के बदले 1681 में मांडलपुर, बदनौर किसको दे दिए? मुगलों को दे दिए। 1687 से 91 के मध्य इन्होंने अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया। इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इसको माना जाता है। जयसमंद झील में 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? प्यारी। उसके बाद में आगे जो शासक आएंगे उनका नाम है महाराणा अमर सिंह द्वितीय और इनका शासनकाल होगा 1698 से लेकर 1710 तक।
महाराणा अमर सिंह का शासनकाल 1698 से 1710 तक। छोटी छोटी बातें हैं, आगे के जो शासक आएंगे उनके बारे में कोई विशेष बातें नहीं है, लेकिन आपको इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में जो प्रमुख घटना हुई वो देबारी समझौता। कौन सा समझौता? देबारी समझौता। देबारी समझौता। और ये देबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ? तो यहाँ पर 3 शक्तियों का नाम ध्यान रखेंगे। एक तो है मेवाड़, एक है आमेर या जयपुर कह सकते हैं, जयपुर, और इसके अलावा मारवाड़। इन 3 शक्तियों के बीच में कौन सा समझौता हुआ? देबारी समझौता हुआ। मेवाड़ का शासक कौन है इस समय? महाराणा अमर सिंह द्वितीय। जयपुर के शासक कौन थे? सवाई जय सिंह। और यहाँ मारवाड़ के शासक हैं अजीत सिंह। कौन है? अजीत सिंह। महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक थे और इनकी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था चंद्रकुंवरी। क्या नाम था? चंद्रकुंवरी। पुत्री चंद्रकुंवरी। इनका विवाह किसके साथ किया गया? सवाई जय सिंह के साथ में। देबारी समझौता यही था, क्योंकि आपको पता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके पश्चात मुअज्जम और आजम, उसके बीच में उत्तराधिकार को लेकर जाजू का युद्ध हुआ, और उस जाजू के युद्ध में कौन जीत गया? मुअज्जम। उसने आजम को हराया और भारतवर्ष का सम्राट बन गया बहादुर शाह के नाम से। और उसने आमेर का नाम बदलकर आपको पता है मोमिनाबाद कर दिया था। और सवाई जय सिंह का जो शासन, कहने का मतलब इनके हाथ से शासन निकल गया। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर कौन सा समझौता किया? देबारी समझौता। और इस समझौते के अंतर्गत मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह किसके साथ हुआ? सवाई जय सिंह के साथ में हुआ। और अजीत सिंह की पुत्री थी सूरज कुंवरी। क्या नाम था? सूरज कुंवरी। सूरज कुंवरी। तो सूरज कुंवरी का विवाह भी किसके साथ में हुआ? सवाई जय सिंह के साथ में हुआ। ये देबारी समझौता था। और इस समझौते की एक शर्त यह भी थी कि जो चंद्रकुंवरी और सवाई जय सिंह से जो पुत्र पैदा होगा, भावी आमेर का या जयपुर का क्या बनेगा? राजा बनेगा। और आपको पता है जब सवाई जय सिंह के पश्चात अगला राजा जो बना, उसमें देबारी समझौते का क्या हुआ? उल्लंघन हुआ। जो शासक बनना चाहिए था माधो सिंह प्रथम, वो नहीं बना। ईश्वरी सिंह क्या बना था? शासक बना था। तो इसने कालांतर में, देबारी समझौते के कारण इसने कालांतर में क्या हुआ? इससे आमेर में विवाद हुआ। कालांतर में जयपुर में इस देबारी समझौते के अंतर्गत क्या हुआ था दोस्तों? विवाद उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। किस महाराणा के काल की हैं? अमर सिंह द्वितीय के काल की हैं। 1698 से 1710 के मध्य इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद में आगे जो शासक बनेंगे वो होंगे संग्राम सिंह द्वितीय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय, क्योंकि पहले संग्राम सिंह थे महाराणा सांगा, और संग्राम सिंह द्वितीय इनका शासनकाल होगा 1710 से लेकर 1734 तक। 1734। तो संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल 1710 से 1734 के मध्य रहेगा। और इनके शासनकाल की जो प्रमुख बात है वो ये है कि इन्होंने उदयपुर में जो फतेह सागर झील है उसके किनारे सहेलियों की बाड़ी, क्या किसका निर्माण करवाया? सहेलियों की बाड़ी निर्मित करवाई। ठीक है, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया, फतेह सागर झील के किनारे। और 1719 में एक गांव है सिसारमा गांव। सिसारमा गांव में इन्होंने वेदनाथ मंदिर, किसका निर्माण करवाया? वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाने के पश्चात यहाँ पर एक वेदनाथ प्रशस्ति भी लिखवाई। ठीक है, वेदनाथ प्रशस्ति भी लिखवाई। तो ये बातें भी आपको संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल के अंतर्गत ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आगे संग्राम सिंह द्वितीय की अगली जो बात आती है वो ये आती है कि इन्होंने जगदीश
मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जगदीश मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और इसके बाद में जब संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल था मेवाड़ में, उस समय जयपुर के शासक कौन थे? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह पर किसका आक्रमण हुआ? मराठों का आक्रमण हुआ। सवाई जयसिंह पर मराठों का आक्रमण हुआ। उस समय मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। तो सवाई जयसिंह मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए किसके पास में सहायता के लिए जाते हैं? संग्राम सिंह द्वितीय के पास में जाते हैं और ये कहते हैं कि मराठों का आक्रमण किसी भी प्रकार से राजस्थान में रोका जाए। और इसके लिए तय किया जाता है हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक है, हुरडा के सम्मेलन बुलाया जाएगा राजस्थान में। ये सवाई जयसिंह ने तय किया। और ये कब बुलाया जाएगा? 1734 में मराठों का प्रवेश रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया जाएगा 1734 में, ये निश्चित किया गया। और इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये भी निश्चित किया गया, अध्यक्षता करेंगे संग्राम सिंह द्वितीय। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय क्या करेंगे? अध्यक्षता। लेकिन सम्मेलन होने से पहले ही जनवरी 1734 में संग्राम सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है इनके शासनकाल की प्रमुख बातों के बारे में। संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 इनका शासनकाल है। मेवाड़ के महाराणा रहेंगे। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया और सिसारमा गांव में 1719 में वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवा के यहाँ वेदनाथ प्रशस्ति लिखवाई। और जगदीश मंदिर जो उदयपुर में है उसका पुनर्निर्माण भी करवाया। और जब मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय थे उस समय जयपुर के सवाई जयसिंह पर मराठों का आक्रमण हुआ। मराठों के आक्रमण को रोकने के उद्देश्य से सवाई जयसिंह संग्राम सिंह द्वितीय के साथ मिलकर हुरडा सम्मेलन बुलाना क्या करते हैं? निश्चित करते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा की जाएगी। ये भी निश्चित हुआ। लेकिन सम्मेलन होने से पहले ही संग्राम सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उसके पश्चात आगे जो शासक बनेंगे, ये शासक रहे हैं 1734 तक। उसके बाद में आगे जो शासक आएंगे वो आएंगे जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के क्या बनेंगे? महाराणा। आगे इनका शासनकाल रहेगा 1734 से लेकर 1751। और इनके शासनकाल की जो प्रमुख पहली घटना है वो ये है 17 जुलाई 1734 को क्या बुलाया गया? हुरडा सम्मेलन। उसकी इन्होंने क्या की? अध्यक्षता की। हुरडा सम्मेलन की जगत सिंह द्वितीय ने क्या की? अध्यक्षता की। लेकिन हुरडा सम्मेलन आपको पता है दोस्तों क्या हो गया था? असफल। ठीक है, इसमें निजी स्वार्थ राजाओं की ज़्यादा थी। इस कारण से जो मराठों का प्रवेश रोकने के उद्देश्य से हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था 17 जुलाई 1734 को। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। लेकिन ये सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। आप ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से बात आपके जेहन में रहनी चाहिए, मोस्ट बात है। मराठों का राजपूताना में सर्वप्रथम प्रवेश, मराठों का प्रथम आक्रमण कहाँ पर हुआ? तो बूंदी। सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ हुआ? बूंदी। लेकिन सबसे पहले कर वसूल या चौथ वसूली कह सकते हैं। सर्वप्रथम चौथ वसूली या कर वसूलने का कार्य मेवाड़ से की गई। सबसे पहले मराठों ने कर वसूल करने का कार्य कहाँ से किया? मेवाड़ से। और सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया था? बूंदी पर किया था।
मेवाड़ से जब कर वसूल या चौथ वसूली की गई, उस समय मेवाड़ के महाराणा थे जगत सिंह द्वितीय के काल। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के काल में चौथ वसूली की गई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी सबसे पहले मेवाड़ से जो चौथ वसूली की गई मराठाओं के द्वारा, वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के काल में की गई थी। तो ये बातें हैं आपकी हुड्डा सम्मेलन से संबंधित, जो आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद में आगे इनका एक दरबारी था, दरबारी कवि, दरबारी विद्वान, उसका नाम था नेकराम। क्या नाम था? नेकराम। और इन्होंने ग्रंथ लिखा था जगत विलास। कौन सा ग्रंथ लिखा था? जगत विलास ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो जगत विलास ग्रंथ की इन्होंने लिखा था, जगत सिंह के दरबारी विद्वान नेकराम ने लिखा था। और पिछोला झील में किन्होंने? जगत सिंह द्वितीय ने। इन्होंने पिछोला झील में जगमहलों का निर्माण करवाया। जगमहलों का क्या करवाया? निर्माण। जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में जगमहलों का निर्माण करवाया। जबकि जग मंदिरों का निर्माण आपको पता है करण सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। जगत सिंह प्रथम के द्वारा जगमहलों का निर्माण जगत सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। और उसके पश्चात जब मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह द्वितीय का शासनकाल था, उसी समय 1739 में, कब की बात है? 1739 में ईरान के नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर क्या किया? आक्रमण। तो ईरान के नादिर शाह का एक आक्रमण 1739 में हुआ। उस समय भारतवर्ष पर जब आक्रमण हुआ तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? जगत सिंह द्वितीय का शासनकाल था। उसके बाद में जगत सिंह द्वितीय के बाद में आगे जो शासक होंगे वो आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। कौन कौन हुए? केवल जानकारी, नाम ध्यान रखना है और कोई विशेष बातें नहीं है। प्रताप सिंह द्वितीय, कोई उल्लेखनीय जानकारी इनके बारे में नहीं मिलती है। प्रताप सिंह द्वितीय के बाद में राज सिंह द्वितीय शासक बने। उसके बाद में अरि सिंह द्वितीय शासक बने। और उसके बाद में हमीर सिंह द्वितीय ये क्या बने? शासक बने। ठीक है, ये सारे क्रमबद्ध रूप से शासक बने। इनके बारे में कोई उल्लेख जानकारी विशेष रूप से इतिहास में नहीं मिलती है। और उसके बाद में जो मेवाड़ के महाराणा बनेंगे, महाराणा भीम सिंह, और इनका शासनकाल 1778 से 1828 के मध्य। और महाराणा भीम सिंह के शासनकाल की जो प्रमुख बात है वो ये है, महाराणा भीम सिंह के समय 1807 में विवाद हुआ, कर्षणा कुमारी विवाद हुआ। जब मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा भीम सिंह, तो उनके शासनकाल में भीम सिंह की पुत्री थी कौन? कर्षणा कुमारी। और इस कर्षणा कुमारी को लेकर क्या हुआ? विवाद हुआ 1807 में। देखिए किस प्रकार से होता है। कर्षणा कुमारी किसकी पुत्री थी? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। अब इसको लेकर इसका जो संबंध है, कर्षणा कुमारी का संबंध, इन्होंने जोधपुर के भीम सिंह के साथ तय कर दिया। जोधपुर के भीम सिंह से क्या किया? तय किया। ठीक है, लेकिन भीम सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। भीम सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पहले इनका संबंध जोधपुर के भीम सिंह से तय हुआ, लेकिन इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
और मृत्यु के पश्चात भीम सिंह का भाई था, छोटा भाई, और उसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। कृष्णा कुमारी का संबंध कहाँ तय हुआ था? जोधपुर के भीम सिंह के साथ में, लेकिन इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो भीम सिंह ने, किसने? भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का जो संबंध है वो जयपुर तय कर दिया। और जयपुर का इस समय शासक था कौन? जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय के साथ में क्या कर दिया? तय कर दिया। मृत्यु हो गई तो इसके पश्चात इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह दूसरी जगह तय कर दिया। लेकिन इस बात से नाराज था कौन? भीम सिंह का छोटा भाई मान सिंह। ये कहता है कि कृष्णा कुमारी का संबंध है वो जोधपुर के साथ में तय हुआ है, तो इसका विवाह भी कहाँ होगा? जोधपुर में ही होगा। कहने का मतलब ये कृष्णा कुमारी से विवाह करना चाहते थे। तो इनके बीच में जयपुर और जोधपुर के मध्य कृष्णा कुमारी को लेकर, किसको लेकर? कृष्णा कुमारी को लेकर क्या हुआ? विवाद हुआ, और इसको लेकर गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? गिंगोली का युद्ध हुआ। गिंगोली का युद्ध, और ये कब हुआ? 1807 में। और इस गिंगोली के युद्ध में जयपुर के जगत सिंह द्वितीय क्या हो गए? विजयी। जयपुर के जगत सिंह द्वितीय क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं। उसके पश्चात भी यह घटनाक्रम समाप्त नहीं हुआ, और उसके पश्चात जब ये युद्ध हुआ, गिंगोली का युद्ध, तो जयपुर के जगत सिंह द्वितीय की सहायता की टोंक के अमीर खां पिंडारी ने। अमीर खां पिंडारी ने इनकी एक तरफ सहायता की, और दूसरी तरफ टोंक के अमीर खां पिंडारी और एक और था, आसिंद का ठाकुर था, आसिंद के ठाकुर, उनका नाम था अजीत सिंह। आसिंद के ठाकुर अजीत सिंह, इन दोनों ने किसके ऊपर दबाव बनाया? महाराणा भीम सिंह के ऊपर। ठीक है। और इन्होंने फिर जब दबाव बनाया तो कृष्णा कुमारी ने जहर पीकर, कृष्णा कुमारी ने क्या किया? जहर पीकर क्या कर ली? आत्महत्या। ये बात है 1810 की। ये कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। महाराणा भीम सिंह जब मेवाड़ के महाराणा थे, 1778 से 1828 इनका शासनकाल। इनके शासनकाल की प्रमुख घटना सामने आती है कृष्णा कुमारी विवाद के रूप में। कृष्णा कुमारी भीम सिंह की पुत्री थी, और इसका संबंध जोधपुर के भीम सिंह के साथ में तय हुआ था, लेकिन इनकी विवाह से पहले क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर की जगत सिंह द्वितीय के साथ में तय कर दिया। और इससे भाई, जो भीम सिंह का भाई था जोधपुर का, ये नाराज हो जाता है, और इन्होंने क्या कहा कि इनका संबंध जोधपुर के साथ में तय हुआ है कृष्णा कुमारी का, तो विवाह भी जोधपुर के साथ में ही होना चाहिए। और इसको लेकर, कृष्णा कुमारी को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य क्या होता है? विवाद होता है। और इस विवाद के पश्चात गिंगोली का युद्ध हुआ 1807 में। टोंक के अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जगत सिंह द्वितीय इस युद्ध में क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। और यहाँ पर इनके बारे में तो कोई विशेष बात नहीं है यहाँ। और फिर अमीर खां पिंडारी के दबाव में कृष्णा कुमारी ने जहर पीकर क्या कर ली? 1810 में आत्महत्या कर ली, और ये विवाद भी क्या हो गया? हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। फिर आगे जो विशेष बात है, 1818 में मराठों के डर से भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कर ली?
संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कर ली, संधि कर ली। ठीक है, और प्रमुख जो संधि करता था वो कौन था, चार्ल्स मेटकॉफ। तो मेवाड़ के महाराणा ने, किस महाराणा ने अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली, तो महाराणा भीम सिंह ने। किसके डर से, मराठों के डर से। और जो अंग्रेजों की तरफ से प्रमुख संधि करता थे उनका नाम क्या था, चार्ल्स मेटकॉफ। उसके बाद में आगे जो शासक बनेंगे वो बनेंगे सरदार सिंह। क्या नाम है, महाराणा सरदार सिंह। सरदार सिंह आगे मेवाड़ के शासक बनेंगे। 1838 से 1842 तक इनका शासनकाल रहेगा। इनके बारे में कोई विशेष बातें नहीं हैं। एक विशेष बात आती है कि 1841 में भीलों के उपद्रव को दबाने के लिए, भीलों के उपद्रव को शांत करने हेतु मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर का क्या किया गया, गठन किया गया। 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया। उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, सरदार सिंह थे। ठीक है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और मेवाड़ भील कोर का विलय 1950 में, 1950 में किस में कर दिया गया, राजस्थान पुलिस में कर दिया गया। मेवाड़ भील कोर का विलय 1950 में किस में कर दिया गया, राजस्थान पुलिस में कर दिया गया। तो ये सरदार सिंह के शासनकाल की एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। सरदार सिंह जी के बाद में आगे जो शासक बनेंगे वो बनेंगे महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह का शासनकाल रहेगा 1842 से 1861 के मध्य। महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861 के मध्य इनका शासनकाल रहेगा। और इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटना है वो ये है कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, तो महाराणा स्वरूप सिंह। और इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का क्या दिया, साथ दिया था। अंग्रेजों का क्या दिया, साथ दिया। तो ये भी ध्यान रखना है, परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। मेवाड़ के किस महाराणा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, महाराणा स्वरूप सिंह ने। और इन्होंने अपने नाम से मेवाड़ में, अपने नाम से मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के चलाए, स्वरूप शाही सिक्के चलाए। मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के किसने चलाए, तो नाम से ही पता चल जाएगा, स्वरूप सिंह जी ने चलाए। उसके बाद में इन्होंने पिछोला झील में, पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया। पिछोला झील का क्या करवाया, जीर्णोद्धार। किसने करवाया, स्वरूप सिंह ने करवाया। और इनके शासनकाल की एक विशेष बात और है कि क्या नाम है, विजय स्तंभ, जिसको आप कीर्ति स्तंभ कहते हैं, चित्तौड़ में महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था 1440 से 1448 के मध्य। तो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल, 9वीं मंजिल, 9 मंजिला है विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। जब हम महाराणा कुंभा का शासनकाल पढ़ रहे थे तो उसमें ये बात आई थी दोस्तों, विजय स्तंभ, जिसको आप कीर्ति स्तंभ भी कह सकते हैं, कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया,
स्वरूप सिंह ने, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई थी, उसके कारण ये नष्ट हो गया और उसके पश्चात इसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। तो ये 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है स्वरूप सिंह जी की। महाराणा स्वरूप सिंह जब मेवाड़ के महाराणा थे तो 1857 का विप्लव हुआ था, उसमें अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने। मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन किया और पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया और विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण भी स्वरूप सिंह जी के द्वारा ही करवाया गया था। उसके बाद में दोस्तों आगे जो शासक आते हैं वो आते हैं महाराणा शंभू सिंह। महाराणा शंभू सिंह, महाराणा शंभू सिंह और इनका शासनकाल रहता है 1861 से 1874। 1861 से 1874 के मध्य ये क्या रहे, शासक रहे। तो महाराणा शंभू सिंह जब मेवाड़ के शासक थे तो इनके दरबार में विद्वान रहता था। विद्वान क्या नाम था, श्यामल दास। श्यामल दास को शंभू सिंह ने किसकी उपाधि दी, कवि राजा की। किसकी उपाधि दी, कवि राजा की उपाधि दी। तो श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसने दी, शंभू सिंह जी ने दी। इनके दरबारी विद्वान थे, यानी दरबार में रहते थे। श्यामल दास दधिवाड़िया इनका पूरा नाम था और इनकी जो रचना उसका नाम है वीर विनोद। श्यामल दास की रचना वीर विनोद। तो वीर विनोद का लेखन आरंभ किया, कब किया, 1871 में। 1871 में वीर विनोद जो रचना थी वो लिखना शुरू किया श्यामल दास ने। और जो वीर विनोद रचना है ये कब इसको लिखने में 21 वर्ष लगे। 21 वर्ष लगे, ठीक है। मेवाड़ के महाराणाओं की या मेवाड़ के इतिहास की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कौन सी पुस्तक में, वीर विनोद पुस्तक में। इसको लिखने में कुल कितना समय लगा, 21 वर्ष का समय लगा। और लिखने का कार्य कब शुरू किया गया था, 1871 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा लिखी गई, श्यामल दास के द्वारा। इनको कवि राजा की उपाधि किन्होंने दी, तो मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह ने दी। और शंभू सिंह के ये क्या थे, दरबारी विद्वान थे। मेवाड़ की जो महाराणा है शंभू सिंह, इनको अंग्रेजों ने ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, मेवाड़ के किस महाराणा को अंग्रेजों ने ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया या उसको नवाजा। तो महाराणा शंभू सिंह जी को ये उपाधि दी गई थी। ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है महाराणा शंभू सिंह के बारे में। आगे देखिए दोस्तों, महाराणा शंभू सिंह के बाद में आगे जो शासक बनेंगे वो शासक बनेंगे महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह महाराणा सज्जन सिंह और इनका शासनकाल है 1874 से लेकर 1884। महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़ के महाराणा 1874 से 1884 तक इनका शासनकाल रहता है। और इस शासनकाल के दौरान
देखिए सबसे पहले 1877 में लॉर्ड लिटन के जब ये इन्होंने दिल्ली दरबार किसका आयोजन किया, दिल्ली दरबार का आयोजन किया। तो लॉर्ड लिटन के समय आयोजित हुआ 1870 में दिल्ली दरबार, और इस दिल्ली दरबार में भाग लेने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक कौन थे, महाराणा सज्जन सिंह जी। 1877 में लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार में भाग लेने वाले मेवाड़ के पहले शासक कौन थे, महाराणा सज्जन सिंह जी। उसके बाद में आगे इम्पोर्टेंट बात आती है, 1877 में मेवाड़ के महाराणा का जो कोर्ट था, महाराणा का कोर्ट, उसका नाम बदलकर इजलास क्या कर दिया गया, इजलास खास कर दिया गया। मेवाड़ महाराणा के कोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इजलास खास कर दिया गया 1877 में। और एक और जो मोस्ट बात है, जब इनका शासनकाल था तो 1887 में 2 जुलाई 1877 में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। तो मेवाड़ में देश हितैषणी सभा का गठन किस महाराणा के शासनकाल में किया गया, महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में किया गया था। देश हितैषणी सभा, इसका जो उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य किसके लिए इसका गठन किया गया था, उद्देश्य था वैवाहिक समस्याओं का निराकरण करना। तो 1877 में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। उस समय मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी थे, और देश हितैषणी सभा का गठन किस उद्देश्य के कारण किया गया, तो वैवाहिक समस्याओं का निराकरण करने हेतु। उसके बाद में आगे 1879 में मेवाड़ में प्रथम साप्ताहिक पत्रिका उसका नाम था सज्जन कीर्ति सुधाकर शुरू की गई। तो मेवाड़ में सबसे पहले साप्ताहिक पत्रिका सज्जन कीर्ति सुधाकर कब शुरू हुई, 1879 में। उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, महाराणा सज्जन सिंह, ठीक है। और इसके संपादक का नाम भी ध्यान रखेंगे आप, बंशीधर। कौन थे, बंशीधर। सज्जन कीर्ति सुधाकर साप्ताहिक पत्रिका के संपादक बंशीधर थे। उसके बाद में आगे आता है 1880 में मेवाड़ में प्रथम बार क्या हुआ, छापे खाने की स्थापना। मेवाड़ में 1880 में पहली बार छापे खाने की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में हुई। और इस छापे खाने का नाम ध्यान रखना है आपको, सज्जन
सज्जन यंत्रालय के नाम से मेवाड़ में पहली बार क्या हुआ, छापे खाने की स्थापना की गई। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है 1881 में मेवाड़ में सर्वप्रथम जनगणना, मेवाड़ में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य, जनगणना का कार्य मेवाड़ में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य किस महाराणा के समय हुआ, तो सज्जन सिंह के समय हुआ। उसके बाद में इन्होंने, विशेष बात है, उदयपुर में सज्जनगढ़ पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस, इसके कई नाम हैं, मानसून पैलेस, मानसून पैलेस, मुकुटमणि, मुकुटमणि और वाणी विलास, वाणी विलास का निर्माण करवाया। तो उदयपुर में सज्जनगढ़ पैलेस, मानसून पैलेस या मुकुटमणि या वाणी विलास का निर्माण भी किस शासक, किस महाराणा ने करवाया, तो महाराणा सज्जन सिंह जी ने ही करवाया था। और सज्जन सिंह के कार्यकाल में ही, ये भी इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको, सज्जन सिंह के कार्यकाल में ही, सज्जन सिंह के कार्यकाल में ही स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती या सज्जन सिंह के संरक्षण में ही कह सकते हैं, कार्यकाल की बजाय आपको ये शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा, के संरक्षण में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश, किसकी रचना की, सत्यार्थ प्रकाश की रचना, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और सज्जन सिंह जी ने ही सत्यार्थ जो प्रकाश है इसका प्रकाशन करवाया, सज्जन सिंह जी ने ही क्या करवाया था, प्रकाशन करवाया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, सज्जन सिंह के संरक्षण में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की क्या की, रचना की। और सज्जन सिंह ने सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसका प्रकाशन करवाया था। तो इनके शासनकाल की कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, तो इनको हम एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। महाराणा सज्जन सिंह का शासनकाल 1874 से 1884 के मध्य रहेगा। 1877 में लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार में भाग लेने वाले मेवाड़ के पहले शासक थे ये। और 1877 में जब ये शासक थे मेवाड़ के, तो इनके समय मेवाड़ के महाराणा की कोर्ट का नाम बदलकर इजलास खास कर दिया गया। और 1877 में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था वैवाहिक समस्याओं का निराकरण करना। और 1879 में प्रथम साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था सज्जन कीर्ति सुधाकर शुरू की गई। इसके संपादक कौन थे, बंशीधर जी। 1880 में मेवाड़ में सर्वप्रथम छापेखाने की स्थापना हुई सज्जन यंत्रालय के नाम से। और मेवाड़ में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य 1881 में महाराणा सज्जन सिंह के काल में ही हुआ था। इन्होंने सज्जनगढ़ पैलेस, मानसून पैलेस या कह सकते हैं मुकुटमणि या वाणी विलास का निर्माण करवाया। और सज्जन सिंह के संरक्षण में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना उदयपुर में की थी। और इनका प्रकाशन भी सज्जन सिंह जी के द्वारा ही करवाया गया था। उसके बाद में आगे जो शासक होंगे 1884 से लेकर 1930 तक, वो मेवाड़ के महाराणा होंगे महाराणा फतेह सिंह जी। महाराणा फतेह सिंह, शासनकाल है 1884 से लेकर 1930 तक। महाराणा फतेह सिंह
का शासनकाल 1884 से 1930 तक रहेगा। और इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटना है वो ये है कि इन्होंने चित्तौड़गढ़ में ये सज्जन सिंह जी के दत्तक पुत्र थे महाराणा फतेह सिंह जी। चित्तौड़गढ़ में इन्होंने फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया। महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। वर्तमान में संग्रहालय है। फतेह प्रकाश महल वर्तमान में क्या है? संग्रहालय। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसको संग्रहालय में यानी एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। तो महाराणा फतेह सिंह जी ने चित्तौड़गढ़ में फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में एक संग्रहालय के रूप में दिखाई देता है। महाराणा फतेह सिंह जी का जब शासनकाल था तो इनके शासनकाल में 1888-89 में राजस्थान के जो एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी वाल्टर, क्या नाम था? वाल्टर। इन्होंने राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है बात। 1888-89 में राजस्थान के एजीजी वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा का क्या किया? गठन किया। और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य भी आप ध्यान रखेंगे, राजपूताने में सामाजिक बुराइयों को दूर करना। उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को दूर करना। तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद में महाराणा फतेह सिंह जी के शासनकाल की अगली जो प्रमुख बात है, जब एक बड़ा किसान आंदोलन होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन, ये किस महाराणा के समय हुआ? तो महाराणा फतेह सिंह जी के शासनकाल में, जब मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जी, उसी समय मेवाड़ में कह सकते हैं बिजोलिया ठिकाने में एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ। 1897 से लेकर 1941 तक, लगभग 44 साल तक चलेगा। ये बहुत बड़ा किसान आंदोलन था दोस्तों। जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो विस्तृत बातें इसके बारे में करेंगे। तो फिलहाल इतना ही ध्यान रखें, बिजोलिया किसान आंदोलन किस महाराणा के समय हुआ था? फतेह सिंह जी के समय। उसके बाद में 1903 में जब ये मेवाड़ के महाराणा थे तो एडवर्ड सप्तम के दिल्ली दरबार में भाग लेने दिल्ली जा रहे थे। भाग लेने कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। तो केसरी सिंह बारहट ने इनके पौरुष को जगाने के लिए 1903 में एडवर्ड सप्तम के दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जब फतेह सिंह जी जा रहे थे, तो इनके पौरुष को जगाने के लिए केसरी सिंह बारहट ने 13 सोरठों का खत लिखा। 13 सोरठों का क्या लिखा? खत लिखा। और इसको कहा जाता है चेतावनीरा चुंगटिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चेतावनीरा चुंगटिया किसको कहा जाता है? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखे गए 13 सोरठों की खत को चेतावनीरा चुंगटिया की संज्ञा दी जाती है। और उसके बाद में अंग्रेजों ने इनको, फतेह सिंह जी को अंग्रेजों ने ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की क्या दी? उपाधि। अंग्रेजों ने ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की उपाधि
महाराणा फतेह सिंह जी को दी थी। और उसके बाद में आगे जो मेवाड़ के महाराणा होंगे, अंतिम महाराणा, महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह 1930 से लेकर 1955 तक महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ के महाराणा रहेंगे। तो महाराणा भूपाल सिंह के बारे में पहली बात आती है एकीकरण के समय। एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के क्या थे? महाराणा। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह थे। ठीक है। और महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख का पद प्राप्त करने वाले एकमात्र शासक, महाराज प्रमुख का पद प्राप्त करने वाले। एकीकरण के समय इनको कौन सा पद दिया गया था? महाराज प्रमुख का पद दिया गया था। तो महाराज प्रमुख का पद प्राप्त करने वाले मेवाड़ के एकमात्र शासक कौन रहे? महाराणा भूपाल सिंह। और एकीकरण के समय, एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। तो ये था इनका शासनकाल। 1930 से 1955 के बीच में मेवाड़ के महाराणा रहते हैं। एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा थे और एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज जो राजपूतानी के शासक थे वो कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। और महाराज प्रमुख का पद प्राप्त करने वाले मेवाड़ के एकमात्र शासक रहे हैं महाराणा भूपाल सिंह जी। ठीक है। तो दोस्तों ये था मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास। इस प्रकार से मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास क्या हुआ? संपन्न। मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास क्या हुआ? संपन्न। एक लंबी अवधि में हमने मेवाड़ के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा तथ्यों को आपके सामने लाया गया है। मेरे दृष्टिकोण से आपको बहुत नई चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिली होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो हमारा मेवाड़ का जो इतिहास था, राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में, वो अब पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य किसी राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।